सभी साथियों को नमस्कार। यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आई.के. चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान जियोग्राफी के सेगमेंट को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं और राजस्थान जियोग्राफी का जो लास्ट सेगमेंट था हमने उसमें जाना कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और इन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों में से एक भौतिक प्रदेश जिसका हमने डिस्कशन लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था, नाम था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भौतिक प्रदेश जो हमने डिस्कशन शुरू किया था वो था पहला हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया है। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने जो है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या कुछ बातों को डिस्कस किया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने जाना कि ये जो वेस्टर्न डेजर्ट रीजन है, वेस्टर्न डेजर्ट जो रीजन है वेस्टर्न डेजर्ट जो रीजन है हमारे राजस्थान में, वो हमारे राजस्थान के मैप में हमें वेस्ट की तरफ फैला हुआ जो है दिखाई देने वाला एक मरुस्थल है जो राजस्थान के लगभग 61% लगभग जो है 61% एरिया पर फैला हुआ है और इस पार्ट को हमने वेस्टर्न डेजर्ट के रूप में देखा है। और इस वेस्टर्न डेजर्ट के हमने 2 पार्ट है वो दिखाई दिए हैं यहाँ पर। पहला जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया है, जो यहाँ पे दिखता है इसको हमने नाम दिया शुष्क मरुस्थल एरिड डेजर्ट, और दूसरा जो है यहाँ पर इसको नाम से जाना है अर्ध शुष्क मरुस्थल सेमी एरिड डेजर्ट। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने लास्ट सेशन में हमने डिवाइड किया था। एक तो पहला जो हिस्सा है इसका उसका नाम दिया है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश एरिड डेजर्ट रीजन, और दूसरा हिस्सा है उसको हमने नाम दिया है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सेमी एरिड डेजर्ट रीजन। और इस 2 पार्ट में बटे हुए इस मरुस्थल को हमने जो है वो देखा कि 25 सेंटीमीटर जो अपने समवर्षा रेखा है, आइसोएट लाइन है, वो हमारे इस डेजर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और यहाँ से हमने जर्नी में शुरू किया था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में डिस्कशन, और इसी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में हम क्या कुछ अब तक पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूं। उसके बाद में आज के इस विशेष एपिसोड में हम जो है आगे की चर्चाएं करेंगे कि इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आगे कुछ जो है हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो मरुस्थल का एक हिस्सा है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है वहाँ पर वार्षिक वर्षा है 0 से 25 सेंटीमीटर तक हमें नजर आती है। और इस एरिड डेजर्ट रीजन को, इस एरिड डेजर्ट रीजन को हमने जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया है। एक ऐसा डेजर्ट जो इस एरिया में फैला हुआ है जहां पर चट्टानों का विस्तार है, चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, मतलब वहां रेत के धोरे नहीं हैं। इसको हम बोलने में क्या बोल सकते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी बोला जा सकता है इसको, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। यह है सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट। और जो इस शुष्क मरुस्थल के हिस्से के रूप में हम देखते हैं, तो यदि हम शुष्क मरुस्थल को यदि 100% माने तो एक ऐसा एरिया जहां रेत के धोरे नहीं है, चट्टाने हैं, तो ये माना जाता है 41.5% एरिया पर शुष्क मरुस्थल के ये फैला हुआ है। और बाकी हिस्सा जहां पर हमें सैंड ड्यून्स मिलते हैं जिसको हम नाम से जानते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के रूप में हम इसको देखते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, सैंड ड्यून ट्रैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये है सैंड ड्यून ट्रैक्ट। और इस सैंड ड्यून ट्रैक्ट की बात करेंगे तो 41.5% हिस्से पे बालू का स्तूप मुक्त वाला हिस्सा है और बाकी बचे हुए 58.5% हिस्से पर हमें विस्तार दिखता है सैंड ड्यून ट्रैक्ट का। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। इसको हमने नाम दिया था चूंकि सैंड ड्यून मुक्त मतलब सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, चट्टान है।
तो इसलिए इसको हमने चट्टानी मरुस्थल रॉक डेजर्ट के रूप में देखा, जिसको हमने कहा कि जहां रॉक मतलब चट्टानें ज़्यादा होती है, इस मरुस्थल को हम जियोग्राफी में एक नाम देते हैं हम्मादा। हम्मादा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जहां पर चट्टानों का विस्तार होता है जिस मरुस्थल में, उसको हम्मादा के नाम से जानते हैं। वहीं बालू का स्तूप मतलब यहाँ पर जो है बालू मिट्टी या बालू मिट्टी वाला, या हम कहें कि ये रेतीला मरुस्थल है, यहाँ पर जो है हमें रेत का विस्तार बेसिकली दिखेगा। तो ये रेतीला सैंड डेजर्ट है, रेतीला मरुस्थल है, सैंड डेजर्ट। और ऐसे जो सैंड डेजर्ट होते हैं, इसको हमारे जो है जियोग्राफी में एक नाम दिया जाता है, इसको नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इर्ग। इर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो हम कहें कि हमारा जो ये डेजर्ट है शुष्क वाला, ये हम्मादा भी है और इर्ग भी है, मतलब दोनों का ये क्या है, एक तरह से मिक्सचर है। इसको हम जो है मिश्रित मरुस्थल या मिक्स्ड डेजर्ट के रूप में देखते हैं। और मिश्रित मरुस्थल जो होता है, मिश्रित मरुस्थल मतलब जो मिक्स्ड डेजर्ट होता है, उसे हम जो है नाम से जानते हैं मिक्स्ड डेजर्ट होता है। इसे हमारे जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाम दिया जाता है, इसको नाम से जानते हैं रेग, इसे बोला जाता है रेग, ठीक है। तो जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जो हमारे मरुस्थल जितने भी वर्ल्ड के अंदर डेजर्ट्स हैं वो फैले हुए हैं, यदि उसमें चट्टानें हैं तो उसे हम बोलेंगे हम्मादा, यदि उसमें रेत है सिर्फ तो उसको हम बोलेंगे इर्ग। लेकिन चूंकि हमारा ये जो डेजर्ट वाला एरिया है उसमें हम्मादा मतलब चट्टानें भी है, इर्ग मतलब रेत भी है, और इसीलिए इसको मिक्स्ड डेजर्ट के रूप में हम रेग के नाम से जानते हैं। और इसी रेग से एक जो है शब्द है वो बनता है, और इस रेग से एक शब्द बनता है, सुनते हैं हम, नाम सुनते हैं रेगिस्तान, ठीक है। तो जो रेगिस्तान जो वर्ड बना है वो इसी जियोग्राफिकल जो है वर्ड से बना हुआ है, रेगिस्तान। और इसीलिए हमारा ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसको थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। रेगिस्तान का मतलब है जहां चट्टाने मतलब हम्मादा डेजर्ट भी होगा, और जहां रेतीला मतलब जो है जहां पर इर्ग डेजर्ट भी होगा, दोनों का जो है मिक्सचर मतलब रेग डेजर्ट के रूप में रेगिस्तान, ठीक है। और इसी रेगिस्तान के हिस्से को हम पढ़ रहे थे, मतलब हम्मादा वाला हिस्सा। हम्मादा के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। हम्मादा मरुस्थल मतलब जो बालू का स्तूप मुक्त वाला हिस्सा है, ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त वाला एरिया है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो 41.5% एरिया पर इस एरिड डेजर्ट के फैला हुआ है, सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट। इस सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में हम देख रहे थे कि यहाँ जो हम्मादा मरुस्थल है, हम्मादा जो डेजर्ट के रूप में इसको हमने डिफाइन किया है, इसको हमने देखा कि इस हम्मादा के अंदर जो है हम चट्टानों की बात करते हैं, तो चट्टानें बेसिकली कौन सी चट्टानें यहाँ पर फैली हुई हमें नजर आती है, तो हमें यहाँ पर फैली हुई नजर आती है अवसादी चट्टानें। यहाँ हमें फैली हुई नजर आती है कौन सी चट्टानें, तो हम कहते हैं यहाँ फैली हुई है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें जो अलग अलग जो है अवसादों से मिलकर बनती है। चूंकि हमारे डेजर्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस पर हुआ है, तो हमने कहा कि ये तैतीस सागर पर, जहां पर नदियों के द्वारा और अलग अलग तरह के डिपोजिशंस यहाँ पर जो है मतलब सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होने से इसका निर्माण हुआ है। तो इसलिए जो चट्टानें यहाँ बनी है वो अवसादी चट्टानें हैं, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषता होती है कि ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इनके अंदर हमें पाया जाता है जीवाश्म, जीवाश्म मतलब जीवों का अवशेष, फॉसिल्स, और यही फॉसिल्स है बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल मिनरल्स में, मतलब अपने जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में ये कन्वर्ट होते हैं, या जीवाश्म खनिज के रूप में, पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस, ये सारी बातें हमने जानी थी। और ये जो है अवसादी चट्टानों की एक और विशेषता होती है कि ये कमजोर चट्टानें होती है। नेचर में ये जो है वो कंपेरेटिवली, हमें जब चट्टानों की बात करते हैं तो तीन तरह की चट्टानें होती है। एक पहली जिसको हम आग्नेय इग्नेस रॉक्स के नाम से जानते हैं, दूसरी चट्टान जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान कहा जाता है, और तीसरी जो चट्टान है उसका नाम है वो है अपने कायांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे कमजोर चट्टान है वो अवसादी चट्टान को माना जाता है। कारण क्या है, क्योंकि अवसादी चट्टान है वो अलग अलग जो है अवसादों से मिलकर बने होने के कारण से इसमें लेयरिंग बनती है, मतलब अलग अलग परतों के रूप में ये बनती है, और साथ में अलग अलग जो है पार्टिकल, अलग अलग जो है पार्ट से बनने के कारण से इसमें गैप रहता है बीच में। तो
इसलिए कंपेरेटिवली कमजोर चट्टान होती है। और जो चट्टान कमजोर होगी समय के साथ इसका इरोजन होगा, अपरदन होगा। और अपरदन होने से हमने देखा कि इस हमादा में अपरदन होने से क्या कुछ संरचनाएं बनी। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने जाना था वो था मगरा। ठीक है, मगरे के बारे में हमने चर्चा किया कि मगरा क्या है। तो हमादा जो डेजर्ट है वो बेसिकली हमारे राजस्थान के जो है 3 मुख्य पार्ट्स के बीच में फैला हुआ है। एक है अपना पोखरण जो जैसलमेर वाला हिस्सा है, बालोतरा जो अपने आप में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना है बाड़मेर से टूट के, और एक फलोदी जो जोधपुर से टूट के एक डिस्ट्रिक्ट बना है, उसके बीच हम्मादा। लेकिन जो पोखरण से बालोतरा के बीच का जो हम्मादा है उसमें जो चट्टाने हैं उनका कटाव हुआ है। और कटाव कैसे हुआ है तो हम कहते हैं हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब पहाड़ी नुमा संरचनाओं में जो कटाव हुआ है। ऐसी पहाड़ी नुमा संरचनाएं जो हमें कहां से कहां दिखती है तो हम कहते हैं पोखरण से लेके पोखरण जैसलमेर। पोखरण जो अपना जैसलमेर के अंदर जो पोखरण है, पोखरण जैसलमेर से लेके बालोतरा के बीच में जो है ये फैला हुआ नजर आता है, तो उसे हम नाम से जानते हैं मगरा। हालांकि एक और रेफरेंस आपको ध्यान रखना है कि जब मगरे की बात आती है तो राजस्थान में एक और मगरा है, उसको मगरा या मगरा की मगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में जो अरावली की छोटी अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, रेजिडुअल हिल्स है, उनको भी मगरा या मगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक मगरा हमें दिखाई देता है पोखरण जैसलमेर से अपने बालोतरा के बीच। लेकिन यदि एग्जाम में ये दोनों ही पॉइंट यदि दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी उदयपुर वाले मगरा या मगरी को। ठीक है, चलिए दूसरा हमने इसमें बात की थी मगरा के बाद में हमने देखा था कि यहां पर जो है वो हमें संरचनाएं दिखाई देती है इंसेल बरग की। इंसेल बरग क्या होता है तो हमने कहा इंसेल बरग है वो ऐसे अवसादी चट्टानों का एक सिंगल पहाड़ी नुमा संरचना में जो कटाव होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम इंसेल बरग के नाम से जानते हैं। और वही इन इंसेल बरग का जो है फर्दर जो है वो इरोजन होने से कुछ चट्टानें बनती है जिनकी आकृति है वो मशरूम नुमा होती है, तो इसलिए इसको मशरूम रॉक्स, मशरूम चट्टानों के नाम से या छत्रक चट्टानों के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, मशरूम रॉक्स। और साथ ही हमने जो है इन चट्टानों में कुछ एरिया ऐसा देखा जहां पर चट्टानों का जमाव है नीचे की तरफ जिगजैग पैटर्न में हुआ है, जिससे वहां पर जो है डेवलपमेंट हुआ है किसका, तो हमने कहा वहां पर डेवलपमेंट हुआ है लाठी सीरीज का। लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला जो कि भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच इसका फैलाव है। और इसी लाठी सीरीज में भूगर्भीय जल की उपलब्धता के चलते ऊपर का जो हरा भरा क्षेत्र है मरु उद्यान ओएसिस के नाम से इसको जाना जाता है, जहां सेवण घास के मैदान हमें दिखाई देते हैं। यहीं पर जो है गोडावण का जो है हमें जो है वो शरणस्थली के रूप में सेवण घास नजर आते हैं। ये सारी बातें हम जो है लास्ट हमारा जो सेगमेंट था उसमें हमने डिस्कस किया, ये इसका रिकैप था। आपको यदि ये जो है लेक्चर है वो डिटेल से थोड़ा सा देखना है तो आप जो है इससे पहले का लेक्चर हमारे जो है आपको चैनल पे मिलेगा, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। अब हम जो है आते हैं आज के इस लेक्चर के आगे के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखना है। चलिए, तो अभी फिलहाल हमारी जो चर्चा चल रही है बालूका स्तूप मुक्त वाले हिस्से की, ठीक है, सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट की, जिसको हम्मादा के नाम से जाना है। और इस हम्मादा में हमने कुछ ये स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं। अभी फिलहाल हम्मादा वाले इस हिस्से में कुछ और संरचनाएं भी हमें नजर आती है, वो हमें देखनी है। देखिएगा, हमने कहा ये जो अवसादी चट्टानें हैं, कुछ अवसादी चट्टानें जो जमीन के नीचे हमें नजर आती है, उसी अवसादी चट्टानों में हमें एक कुछ क्षेत्र है जहां पर ये पर्टिकुलरली नजर आती है। हमें स्थल मंडल का जो नीचे का स्तर है, स्थल मंडल लिथोस्फीयर, इसके नीचे की तरफ जो है कुछ अवसादी चट्टानें हैं वो यहां पर हमें दिखाई देती है। हमने कहा अवसादी चट्टानों में हमें क्या पाया जाता है तो जीवाश्म, जो बहुत गहराई पे जो है जीवाश्म चले जाते हैं वो फॉसिल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो परत के जस्ट नीचे की तरफ अवसादी चट्टानें होते हैं, यहां पर पाए जाने वाले फॉसिल्स या जीवाश्म है वो संरक्षित हो जाते हैं। और इन्हीं जीवाश्मों में हमें कुछ जीवाश्म मिले हैं। एक जगह है, एक गांव है, नाम है इसका कुलदरा गांव। कुलदरा गांव बेसिकली पड़ता है अपने जैसलमेर का, ये गांव है कुलदरा गांव। और इस कुलदरा गांव के नीचे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जब इन सेडिमेंट्री रॉक्स का हमने जो निरीक्षण किया तो यहाँ पर इन सेडिमेंट्री रॉक्स में मिले हैं हमें क्या, तो हमें एक बहुत बड़ी मछली का अवशेष मिला है जिसको व्हेल मछली के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो व्हेल मछली के यहाँ पर क्या मिले हैं, हमें रिमेनेंट्स अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर मिला है व्हेल मछली का अवशेष। ठीक है, रिमेनेंट्स ऑफ ब्लू व्हेल। ठीक है, तो यहां पर हमें व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं।
दूसरा, हम जब बात करते हैं कि इतनी बड़ी मछली है, वो बीच हमारे जो है एकदम जैसलमेर के बीच में गांव जो कुलदरा है वहां पर कैसे आया, तो हमने इससे पहले बात की थी कि भी जो डेजर्ट का जो है फॉर्मेशन हुआ है वो तैतीस सागर पे हुआ है। तो एक समय विशेष में यहाँ पर जो है तैतीस सागर हुआ करता था और सागर में जो है इतने बड़े जो है जलीय जीव पाए जाते हैं और उन्हीं के अवशेषों के रूप में आज भी हम जब है इस एरिया में अवसादी चट्टानों को देखते हैं तो इनमें ऐसे जो है जलीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जिसमें एक बड़ा जलीय जीव व्हेल मछली का अवशेष भी यहाँ पर मिला है। तो इससे ये साबित होता है कि वास्तव में हमारा जो है थार का जो मरुस्थल है, थार का जो डेजर्ट है वो तैतीस सागर के ऊपर ही बना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी जो है कुलदरा गांव से थोड़ा सा आगे की तरफ हमें एक और गांव दिखेगा। गांव का नाम है वो है आकल गांव। गांव का नाम है आकल गांव, आकल विलेज है और ये विलेज भी कहाँ है, जैसलमेर वाले हिस्से में है। ठीक है, इस गांव के नीचे की जो चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स है। जब इन्हें देखा गया तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें जो है वो कुछ अलग तरह के जो है वो अवशेष मिले हैं और यहाँ पर हमें मिले हैं बड़ी बड़ी वनस्पतियों के अवशेष। एक समय विशेष की जो है बड़ी बड़ी जो है पेड़ पौधों के अवशेष है इसके अंदर मिले। हालांकि ये ग्रीन नहीं है, मतलब अपनी जो है वो एक लकड़ी के रूप में यहाँ पर ये दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन चट्टानों को जब यहाँ से निकाल करके और इनको देखा गया तो इसमें ये बड़े बड़े जो है वो वनस्पति के अवशेष मिले और इन्हीं अवशेषों को लेकर के यहाँ पर एक जो है वो म्यूजियम बनाया गया है और इस म्यूजियम का नाम रखा गया है, चूंकि आकल गांव में मिला है इसलिए इसका नाम है आकल। सैंपल है वुड के, लकड़ी के, पेड़ पौधों के लकड़ियों के अवशेष हैं और ये जो लकड़ियां हैं दुनिया में सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट लकड़ी के सैंपल्स माने जाते हैं, ओल्डेस्ट वुड के सैंपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया है, इसका नाम है आकल वुड। ठीक है, चूंकि ये जो लकड़ियां हैं या हम कहें कि जीवों का अवशेष है, जीवाश्म के रूप में इसको बोलते हैं, फॉसिल्स के रूप में इसको जाना जाता है, इसलिए इसका नाम है फॉसिल। और इस पूरे जो है इस म्यूजियम का नाम रखा गया है आकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक म्यूजियम है, एक संग्रहालय है, जहां पर हम जो है पत्थरों के अंदर दबी हुई इन जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम लकड़ियों के सैंपल यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि आकल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान में कहां पर है, तो हम कहेंगे राजस्थान के जैसलमेर के अंदर स्थित है आकल वुड फॉसिल पार्क। दूसरी बात कि ये आकल वुड फॉसिल पार्क है वो क्यों फेमस है, तो हम कहते हैं आकल वुड फॉसिल पार्क के अंदर मिला है वो वर्ल्ड के सबसे जो है ओल्डेस्ट लकड़ियों के सैंपल यहां पर मिले हैं। ठीक है, वही कुलदरा गांव जैसलमेर है वो क्यों फेमस है, तो कुलदरा गांव जैसलमेर है वो फेमस है कि यहां पर व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। ठीक है, हालांकि आर्ट एंड कल्चर में हम जब कुलदरा गांव की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा और एक सेगमेंट आता है कि यहाँ पे जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये परित्यक्त अबेंडेंड विलेज के नाम से इसको जाना जाता है। एक जो है अपने पर्टिकुलर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कुलदरा गांव जो है वो क्यों फेमस है, तो हमारे आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्टिव से इसको बोलते हैं परित्यक्त या हम कहते हैं अबेंडेंड विलेज, या इसको जो है हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव की भी इसको संज्ञा दी जाती है। क्या है इसका कारण वो कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों फेमस है वो है यहाँ पर पाई जाने वाली व्हेल मछली के अवशेष। अब देखिएगा कि ये जो है व्हेल मछली और आकल वुड फॉसिल पार्क का ये जो पार्ट बना है ये कब के सैंपल है, जब इनकी कार्बन डेटिंग से जब इनकी एज निकाली गई तो हमारे पृथ्वी की जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जब यहाँ पर बड़े बड़े जीवों का जो है वो यहाँ पर अस्तित्व होता था। ठीक है, उस टाइम पीरियड का नाम था जुरेसिक काल था। ठीक है, तो ये जो है वो संरचनाएं मानी जाती हैं वो है जुरेसिक कालीन जो है ये यहाँ पर हमें अपने व्हेल मछली और इन पेड़ पौधों के अवशेष से नजर आते हैं। ठीक है, तो ये सारा मामला है यहाँ पर अपने शुष्क मरुस्थल के हिस्से के रूप में हमें मिलने वाले दो और स्ट्रक्चर्स। एक और बात करते हैं कि ये जो गांव है इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो है अपना जैसलमेर का जो पूरा एरिया और बाड़मेर का कुछ एरिया बना करके और यहाँ पर एक बड़ा सा एक सैक्चुरी बनाया गया है, एक अभयारण्य बनाया गया है। ठीक है, और इस अभयारण्य का जो नाम है वो है अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य। ठीक है, इस अभयारण्य का नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य, नेशनल डेजर्ट पार्क सैक्चुरी।
जब इसकी बात करते हैं नेशनल डेजर्ट पार्क सेक्चुरी की, तो ये बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। पहला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है जैसलमेर, जिसमें इसका अधिकांश हिस्सा है, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इसका फैलाव है वो है बाड़मेर। ठीक है, यदि जैसलमेर बाड़मेर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको जैसलमेर को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो जैसलमेर में, कुछ हिस्सा है वो अपने बाड़मेर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो है एक सवाल यहां से पूछा गया कि आकलवुड फॉसिल पार्क है वो कौन से सेक्चुरी, कौन से अभ्यारण्य के अंदर है, तो हमें पता होना चाहिए ये जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि एक होता है सेक्चुरी अभ्यारण्य और एक होता है नेशनल पार्क, जिसको राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम जानते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? देखो बेसिक सा हम यहाँ पे फर्क समझ लेते हैं कि नेशनल पार्क या जो अपने राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो अपने वन और वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम बना हुआ है 1972 का, 1972 का वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है 1972। उसमें कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं जहां पे फॉरेस्ट्री और अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन दिया जाता है, और इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है, या तो नेशनल पार्क उनको डिक्लेयर किया जाता है या इनको सेक्चुरी डिक्लेयर किया जाता है। यदि उनको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो अधीन आने वाले क्षेत्र होते हैं। इन एरियाज में बहुत ज़्यादा हाई टाइट जो है सिक्योरिटी इनको दी जाती है, और इनके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। जबकि सेक्चुरी जो होती है वो हम जब देखते हैं तो सेक्चुरीज होती है वो अपने राज्य सरकार के अधीन आती है, स्टेट गवर्नमेंट के, और यहाँ पे जो है मानवीय हस्तक्षेप को कंट्रोल किया जाता है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जब गाँव की बात आती है, विलेजेस की, तो कई बार सेक्चुरीज के अंदर बहुत सारे गाँव भी बसे होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में यदि कोई गाँव आता है तो समय के साथ में उसको जो है वहाँ से वो प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, या हम कहें उसको खाली करवा लिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि भाई आकलवुड फॉसिल पार्क या कुलदरा गाँव जो है जैसलमेर वाला वो कौन से नेशनल पार्क में है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये अपना जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य वाला, ठीक है, नेशनल डेजर्ट पार्क सेक्चुरी के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हैं हमारे इस पार्ट की। चलिए अभी फिलहाल और हमें जो है इसके अंदर कुछ और संरचनाएं नजर आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या यहां पर नजर आता है। तो एक जगह हमें दिखाई देती है और इस क्षेत्र का नाम है बाप नाम की एक तहसील है, और पहले ये जोधपुर का हिस्सा होता था, अभी ये जो है फलोदी डिस्ट्रिक्ट बना है, जोधपुर से टूटकर इसका हिस्सा है। ठीक है, और इस एरिया के अंदर जो है हमें इस पूरे एरिया के अंदर फैले हुए नजर आते हैं वो यहाँ पर बड़े जो है गोल पत्थर नजर आते हैं, जिनको हम नाम से जानते हैं बोल्डर क्ले। बोल्डर क्ले के नाम से इसको जाना जाता है, बोल्डर क्ले। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं मृतिकास में। मृतिकास क्या होते हैं बोल्डर क्ले? तो ये जो है बड़े गोल चिकने पत्थर होते हैं। बेसिकली ये जो है गोल चिकने पत्थर है वो बनाए जाते हैं हिमानी के द्वारा। हिमानी मतलब ग्लेशियर्स, ठीक है, मतलब बर्फ की नदियाँ। हिमानी निर्मित होते हैं ये, हिमानी निर्मित ग्लेशियर फॉर्म्ड। अब ये जो ग्लेशियर्स होते हैं इनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, और उसके बाद में बहकर के नदियां जो आती है वो अपने साथ इनको बहा के लाती है और एक क्षेत्र विशेष में इनका फैलाव कर देती है। ठीक है, हम जब पृथ्वी की अलग अलग एजेस में जाते हैं पुराने समय में, तो एक समय में जो है यहाँ पर जो है हिम युग होता था, स्नो जो एज होती थी, तो उसमें क्या होता था, आइस एज था, जिसमें क्या होता था कि हमारी पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पे बर्फ जमी। तो उसी जमाने के उसी समय के जो है यहाँ पर जो है बोल्डर क्ले हैं, यहाँ पर हमें फैले हुए या बिखरे हुए नजर आते हैं। उस समय विशेष की हम बात करें तो ये था पर्मियन और कार्बोनीफेरस काल, तो इसको नाम से जानते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं पर्मो कार्बोनीफेरस काल के नाम से या पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है, पर्मो कार्बोनीफेरस पीरियड। ठीक है, तो इस समय में यहाँ पर बने हैं बोल्डर क्ले, और आज भी इन क्षेत्रों में हमें ये जो मृतिकास में या बोल्डर क्ले का फैलाव नजर आता है। और इसी क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, चूंकि बाप रीजन में फैला हुआ है और इसीलिए इसको नाम से जानते हैं, नाम दिया जाता है इसको बाप बोल्डर क्ले, बाप बोल्डर क्ले। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बाप बोल्डर क्ले है, पहली बात तो कहाँ है,
तो पहले ये जोधपुर का हिस्सा था, अब ये फलौदी का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बाप बोल्डर क्ले है क्या, तो हम कहते हैं ये मृत्तिकास्थ में या बोल्डर क्लेज जो गोल चिकने पत्थर होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर विस्तार पाया जाता है जो बाप रीजन है वहां पर। और इसी क्षेत्र में पर्मो कार्बोनिफेरस कालीन जो है हिमानी निर्मित ये बोल्डर क्लेस का फैलाव है, जिसको हम नाम से जानते हैं बाप बोल्डर क्ले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है डेजर्ट का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एरिड डेजर्ट रीजन के अंदर वो हिस्सा जिसको हमने हम्मादा चट्टानी मरुस्थल के नाम से, रॉक डेजर्ट के नाम से जाना है, जो बालू का स्तूप मुक्त वाला हिस्सा है जहां पर सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट के रूप में ये नजर आता है। ठीक है, चलिए, तो शुष्क मरुस्थल का एक हिस्सा है हमने यहां पे जो है कंप्लीट किया है। और अब हमें जो है आगे पढ़ना है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसके अंदर हमने शुष्क मरुस्थल का ये जो बालू का स्तूप मुक्त वाला हिस्सा है चट्टानी डेजर्ट हम्मादा जिसको हमने नाम दिया, इसको हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लिया। अब हमें आगे बात करनी है वो है बालू का स्तूप युक्त वाला एरिया जहां पर हमें सैंड ड्यून्स का जो है फैलाव नजर आता है। अब इस सैंड ड्यून्स वाले एरिया में हमें क्या कुछ संरचनाएं नजर आती है, इसी के बारे में हम जो है अब आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस सैंड ड्यून के वो हिस्सा, मतलब जहां पे जो है बालू का स्तूपों का विस्तार है, इसको हमने नाम दिया है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। सैंड ड्यून ट्रैक्ट, ठीक है, सैंड ड्यून ट्रैक्ट। हम जब बात करते हैं सैंड ड्यून ट्रैक्ट की तो 58.5% एरिया जो है एरिड डेजर्ट रीजन का, शुष्क मरुस्थल का, उसके अंदर ये फैला हुआ है सैंड ड्यून ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिएगा सैंड ड्यून ट्रैक्ट का मतलब है बालू का स्तूप, मतलब रेत के धोरे जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, ये टिले के नाम से, रेत के टिलों के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप क्यों, क्योंकि ये बालू मिट्टी के जो है जमाव से बनते हैं, जो सैंडी सोइल होती है उसके जमाव से, और इनका जो हमें फैलाव नज़र आता है इस पर्टिकुलर एरिया में। और ये जो फैलाव है वो किस तरह से हमें नज़र आएगा, तो हम कहते हैं इस तरह से ये जो है वो सैंड ड्यून्स हैं वो यहाँ पर हमें फैले हुए नज़र आते हैं। ठीक है, ये है सैंड ड्यून्स, ये है बालू का स्तूप जिनको हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। चलिए, अब ये जो सैंड ड्यून्स हैं उन्हीं एरियाज के बारे में हमें बात करनी है कि यहाँ पर सैंड ड्यून्स के फैलाव से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन सी जो है टोपोलॉजीज, संरचनाएं, भौगोलिक संरचनाएं हैं यहाँ पर बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब यहाँ पर हम बात करेंगे जो बसावट है, जो अलग अलग विलेजेस हैं, उन विलेजेस में एक विलेज से दूसरे विलेज के बीच में इस तरह के रेत के धोरे हैं हमें फैले हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन विलेजेस की जो कनेक्टिविटी है, जो यहाँ से एक विलेज से, एक गांव से दूसरे गांव हमें जाना है, तो इन बालू का स्तूपों को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, और इन्हें पार करने के लिए हमें जो है वो रास्ते जो नजर आते हैं इनके बीच में नजर आते हैं जो नीचाई की तरफ है, और इस एरियाज में हमें जो है ये इस तरह से ये फैले हुए रास्तों के रूप में ये नजर आएंगे, और यहाँ पर हमें जो है ये सैंड ड्यून्स के बीच में फैले हुए रास्ते नजर आएंगे। ठीक है, नीचाई के जो है एरिया, जैसे हम पर्वतों की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स के बीच में इसी तरह के रास्ते होते हैं, जो संकड़े रास्ते होते हैं, दोनों तरफ पर्वत हैं और उनके बीच में संकड़े रास्ते जिनको हम दर्रा या पास के नाम से जानते हैं। उसी तरह से बालू का स्तूपों के बीच में भी इसी तरह के संकड़े रास्ते होते हैं जिनको पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, इन्हीं को नाम से जानते हैं गासी। ठीक है, नाम पूछा जाए कि गासी क्या होता है, तो जैसे पर्वतों में दर्रे होते हैं, जैसे पास होते हैं, उसी तरह से हमारे जो सैंड ड्यून्स वाला जो एरिया होता है उसमें ये गासियां पाई जाती है। ठीक है, इन्हीं गासियों को पार करने का जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ऊंट, क्योंकि ऊंट ही है जो इन रेत के धोरों में इन गासियों से निकलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो पब्लिक को लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, तो जो ऊंटों पे सवार काफिले होते हैं वो इन गासियों के थ्रू जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए ऊंट का जो नाम है हम कहते हैं ये रेगिस्तान का जहाज है। कारण है क्योंकि गासियां पार करने के लिए या जो है बालू के स्तूपों के बीच फैले हुए इन सकड़े रास्तों को पार करने में ऊंट एक महत्वपूर्ण साधन। ठीक है, चलिए, तो ये होती है गासी। हम जब बात करते हैं, हालांकि डेजर्ट वाले एरिया में बारिश नहीं होती है, लेकिन जब बारिश होगी, जो थोड़ी बहुत भी बारिश होगी, तो उस जो बारिश का जो पानी होगा, उस जो बारिश का जो पानी होगा वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, तो हम कहते हैं कि भाई जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा वो नीचाई के एरिया में होगा, मतलब ये जो सैंड ड्यून्स के बीच वाला एरिया है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से ये पानी है ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, समझ लो कि यहाँ पानी इकट्ठा हो गया।
अब ये जो पानी इकट्ठा हुआ है, हमने कहा बालू का स्तूपों के बीच इकट्ठा हुआ है, ठीक है। और जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो हमने जो बालू का स्तूपों के बीच पानी इकट्ठा हो गया, तो जहां पर भी पानी इकट्ठा हो गया तो वहां पर क्या बन जाती है, हमने कहा वहां झील बन जाती है, लेक बन जाती है। अब देखिए इस लेक की खास बात हम जानते हैं। हमने कहा बालू का स्तूपों के बीच बनी है, बालू मिट्टी वाला एरिया, बालू मिट्टी मतलब सैंडी सॉइल। इस मिट्टी की खास बात होती है कि इसके कण मोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स है साइज काफी ज्यादा लार्ज होता है, इस वजह से इनके बीच में गैप होता है। और इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ये पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती, क्योंकि इसमें गैप होने की वजह से वो वेपराइज भी जल्दी होता है, वाष्पोसर्जन भी उसका जल्दी होता है। तो इसलिए इस मिट्टी की जो है वो हमेशा जो है पानी का एब्जॉर्प्शन ये करती रहती है, या हम यूँ कहें कि इसको दूसरा नाम दिया जाता है, वो है प्यासी मिट्टी, इसको बोलते हैं थ्रस्टी सोयल। और इस वजह से यदि बालू का स्तूपों के बीच में जो झील बनेगी तो उस झील के पानी को बड़ी ही तेजी के साथ में ये बालू का स्तूप क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। और इसलिए हमने कहा ये जो झील है वो परमानेंट होगी या जो है अपने टेम्परेरी के रूप में बनेगी। तो हमने कहा ये जो है टेम्परेरी होगी, मतलब अस्थायी झील होगी, ये जो है टेम्परेरी लेक्स होगी। और ये जो टेम्परेरी लेक्स होती है जो बालू का स्तूपों में, या हम कहें कि ऐसे एरिया में जहां मिट्टी का अपरदन हो गया, नीचाई के एरिया बन गए हैं, मिट्टी का इरोजन होने से नीचाई का एरिया बन गया, हवा के द्वारा जो है, विंड के द्वारा ज्यादातर ऐसा इरोजन किया जाता है, तो उस एरियाज में जो है पानी के इकट्ठा होने से ऐसी टेम्परेरी लेक्स बनती है। स्पेनिश वर्ड्स में इसके लिए एक जियोग्राफी का एक टर्म यूज लिया जाता है, इसको बोलते हैं पलाया लेक, इसको बोला जाता है पलाया लेक के नाम से इसको जानते हैं, ये होती है पलाया लेक्स, ठीक है। तो हम कहें कि पलाया झील या पलाया लेक्स क्या होती है, तो ये डेजर्ट वाले एरिया में हमें जो है राजस्थान के देखने को मिलेगी। बालू का स्तूपों के बीच अस्थायी पानी की झीलें हैं, टेम्परेरी लेक्स हैं, ठीक है। अब ये जो टेम्परेरी लेक्स हैं हमारे राजस्थान के अंदर जो है ज्यादा बनती है जैसलमेर में, और जैसलमेर के अंदर जो है इसको एक स्थानीय नाम दिया गया है, और इसका स्थानीय जो नाम है वो है डाड, इसको बोलते हैं डाड लेक के नाम से इसको जाना जाता है, डाड, ठीक है। तो डाड जो है इसी पलाया लेक का एक स्थानीय नाम है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो है पानी की वैसे ही कमी है, और जो थोड़ा बहुत पानी यहां इकट्ठा हो जा रहा है तो वो बालू का स्तूपों के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहां के जो है एक पालीवाल ब्राह्मण है, ठीक है, और इन पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया, पालीवाल ब्राह्मण है अपने जैसलमेर के, और इन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है कि यहां पर ये जो पलाया और डाड लेक का जैसे ही पानी का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये यहां पर इन क्षेत्रों में जो नमी युक्त भूमि है, जो यहाँ की जिसमें पानी को एब्जॉर्ब किया, उस एरिया में ये खेती कर लेते हैं, और इस खेती को नाम से जानते हैं खड़ीन कृषि के नाम से इसको जानते हैं, खड़ीन कृषि, ठीक है, खड़ीन एग्रीकल्चर के नाम से इसको जाना। चूंकि खड़ीन कृषि है, पलाया और डाड झीलों के आसपास या इन एरियाज में जहां पर ये पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ उन एरियाज में की जाती है, तो इसलिए इस झील का भी एक नाम मिलता है, खड़ीन झील के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो है पलाया डाड या इसको खड़ीन लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें जो है इन अस्थायी पानी की झीलों के 3 अलग अलग नाम मिलेंगे। इनको पलाया के नाम से भी जानते हैं, जो वर्ल्ड वाइड इनका नाम फेमस है, स्पेनिश वर्ड है। हम इनको डाड, जो जैसलमेर क्षेत्र विशेष में इनका जो स्थानीय नाम है, खड़ीन लेक इनको कहा जाता है, क्योंकि खड़ीन कृषि इसमें की जाती है, ठीक है। अब ये जो खड़ीन कृषि का जो है हम कहें कि ओरिजिन जहां से हुआ है वो जैसलमेर है, और इनके जो फाउंडर है वो पालीवाल ब्राह्मण, इसलिए पालीवाल ब्राह्मणों को नाम से जाना जाता है। खड़ीन कृषि के जनक भी इनको बोला जाता है, खड़ीन कृषि के ये क्या हैं, फाउंडर हैं, खड़ीन कृषि के जनक को भी इनको संज्ञा दी जाती है। अच्छा, खड़ीन कृषि में आपको एक और चीज पूछी जाती है कि खड़ीन कृषि में बेसिकली ज्यादातर कौन सी जो है फसलों का हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। हमारे फसल चक्र की बात करते हैं, क्रॉप साइकिल की जब बात करते हैं, तो हमारे साल में जो है 3 तरह की फसलों का एक साइकिल होता है। सबसे पहला होता है खरीफ क्रॉप्स के नाम से, खरीफ जो है खरीफ की फसलों के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा होता है रबी की फसल, रबी क्रॉप्स के नाम से, और तीसरा होता है जायद की फसलें, ठीक है। तो यहाँ पर इस खड़ीन कृषि में ज्यादातर जो फसलों का जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो है रबी की फसल, रबी क्रॉप्स, रबी फसल। और रबी फसल के रूप में यहाँ पर जो है पैदावार की जाती है वो है गेहूं की, चना की और सरसों की पैदावार मुख्य रूप से यहाँ पर की जाती है, गेहूं, चना और सरसों, ठीक है। तो यहाँ पर इन
3 फसलों का प्रोडक्शन है, वीट का, ग्रेम का और मस्टर्ड का जो है प्रोडक्शन है यहाँ पर बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है इन खड़ीन एग्रीकल्चर वाले एरियाज में। ठीक है, तो ये था बालू का स्तूप वाला एरिया, बालू का स्तूप वाला जो एरिया जो इस शुष्क मरुस्थल के 58.5% एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर हमने जाना कि एक तो घासियाँ होती है बालू का स्तूपों के बीच जो अपने रास्ते होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के संकड़े रास्ते। ठीक है, दूसरा यहाँ अस्थायी झील टेम्परेरी लेक्स बनती हैं जिनको पलाया लेक्स, खड़ीन झील या डार झीलों के नाम से इसको जानते हैं, जिनमें पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खोजी गई एक कृषि की पद्धति जिसको हम खड़ीन कृषि के नाम से इसको जाना जाता है, जहां रबी क्रॉप्स की मुख्य रूप से प्रोडक्शन होता है, वीट, ग्रेम और मस्टर्ड का यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये है अपना बालू का स्तूप वाला एरिया और उससे संबंधित ये सारी बातें। चल आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो एरिया है, जो बालू का स्तूप मुक्त वाला जो एरिया है, बालू का स्तूप वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो है बेसिकली बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये बालू का स्तूप एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह से डिपोजिशन होता है रेत का, तो इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अलग अलग तरीके का बनता है। अब यहाँ पर इन बालू का स्तूपों को हम देखते हैं तो अलग अलग तरह के ये बालू का स्तूप बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर इनको कुछ अलग अलग तरीकों में बांटा गया है जिनको हम बात करेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार के बारे में। हम बात करेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स में जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स की, बालू का स्तूपों के प्रकारों की, तो हमारे राजस्थान में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं टोटल वो है 8 प्रकार के, 8 टाइप्स के। अब ये 8 टाइप्स कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहला जो बालू का स्तूप है उसको नाम से जानते हैं अनुधैर्य, अनुधैर्य बालू का स्तूप। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। दूसरा जो बालू का स्तूप होता है इसका नाम है वो है अनुप्रस्थ। पहले हम ये 8 टाइप है वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं, उसके बाद में थोड़ी बहुत इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से बनते हैं और इनकी क्या कुछ खास बातें होती हैं। ठीक है, दूसरा होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। तीसरा बालू का स्तूप है, इसका नाम है वो है अपने बरखान, बरखान बालू का स्तूप, बरखान सैंड ड्यून्स। चौथा जो टाइप है इसको नाम से जानते हैं वो है पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। ये 4 हो गए हैं, इसके अलावा 4 और हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद में 5वां जो है सैंड ड्यून है, इसका जो नाम है वो है अपना सीफ बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप, सीफ सैंड ड्यून्स। छठा जो टाइप होता है इसका नाम है वो है तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, जिसको हम स्टार सैंड ड्यून्स के नाम से इसको जानते हैं, स्टार सैंड ड्यून्स। 7वां जो प्रकार है इसको हम नाम से जानते हैं वो है सब्र कापीज, सब्र कोपीज या सब्र कापीज के नाम से इसको जानते हैं। इसका दूसरा नाम है नेबखा भी बोलता है, नेबखा, नेबखा बालू का स्तूप। स्क्रब कॉपीज के नाम से भी इसको जानते हैं, स्क्रब कॉपीज या नेबखा सैंड ड्यून्स। ठीक है, और एक जो 8वां प्रकार है इसको नाम से जानते हैं नेटवर्क, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो ये जो है 8 प्रकार के हमें जो है बालू का स्तूप है हमारे इस डेजर्ट वाले एरिया में नजर आते हैं। अब देखिए यहां से सवाल क्या बनता है कि इनमें से कोई भी एक आपको नाम दे देगा। जैसे लास्ट पटवारी का जो एग्जाम हुआ था
सीईटी से जो बियॉन्ड था पहले, तो उसमें जो है इस तरह का एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको जो है 6 अलग अलग स्ट्रक्चर्स का नाम दे दिया और उसमें से फाइंड आउट करना था कौन सा बालू का स्तूप है, कौन सा नहीं। तो हम जब इन 8 के नाम हमें पता होंगे तभी इस तरह के क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएंगे कि राजस्थान में जो मिलने वाले जो बालू का स्तूप है, सैंड ड्यून्स है, वो 8 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ है ट्रांसवर्स, इसके अलावा हमें बरखान है, पैराबोलिक है, और साथ ही हमें जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं सीफ है, तारा है, सब्रकोपीज है, स्क्रबकोपीज या नेटवर्क बालू का स्तूप यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, अब ये जो 8 का बनने का तरीका अलग अलग तरीके से बनते हैं। मेनली जो इनका निर्माण किया जाता है वो विंड के द्वारा किया जाता है, वायु के द्वारा। वायु अलग अलग तरीके से जो है रेत का जमाव करती है और उनसे इनका निर्माण होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बनते हैं। अब ये किस तरह से बने हैं, इनकी क्या कुछ खास बातें हैं, वो भी थोड़ा सा हमें हायर लेवल के एग्जाम्स में, जैसे फर्स्ट ग्रेड लेवल के एग्जाम्स है, आरएस लेवल के एग्जाम्स है, वहां पर इनसे संबंधित भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब इनके बारे में हमें थोड़ा सा हम डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से बने हैं और इनकी क्या कुछ खास बातें। ये सारी चर्चाएं हम करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो आज का फिलहाल ये जो कार्यक्रम है हम यहीं समाप्त करेंगे और आगे हम जो है आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम जो है पहले बालू का स्तूपों के जो है टाइप्स के बारे में कि ये किस तरह से बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसी डेजर्ट वाले हिस्से में और कुछ बातें हैं हम जानेंगे। तो आज की सभा और इस कार्यक्रम को फिलहाल देते हैं ये विराम, मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।